Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. नेपाल क्या फिर से हिंदू राष्ट्र बनने वाला है? यह प्रश्न बहुत तेज़ी से उठ खड़ा हुआ है, विशेषकर नेपाल में, क्योंकि नेपाल के जो अपदस्थ महाराजाधिराज है, जी हाँ, वहाँ पर जो किंग है उनको महाराजाधिराज कहा जाता है और उनको विष्णु का अवतार माना जाता है। तो ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव यानी ज्ञानेंद्र शाह वंश के जो ज्ञानेंद्र जी हैं वो अंतिम महाराजाधिराज थे और उनको एक कम्युनिस्टों ने अपदस्थ किया था। और कम्युनिस्टों ने अपदस्थ जानते हैं कैसे किया था? हमारे यहाँ की सोनिया माता के प्रभाव से। जी हाँ, सोनिया माता को हिंदू राष्ट्र से बड़ी चिढ़ थी और सोनिया माता का एक उद्देश्य था कि यहाँ जो है नेपाल में ये जो हिंदू राष्ट्र अकेला जो चल रहा है इसे समाप्त किया जाए और यहाँ पर किसी भी तरह से कैथोलिक्स को एंट्री दी जाए। दूसरी तरफ उस समय आप ध्यान कीजिए जो यूपीए 1 था, यूपीए 1 किसके तत्वावधान में चल रहा था? यूपीए 1 में पूरी तरह से जो लेफ्टिस्ट थे वो छाए हुए थे। हाँ जी, यूपीए 1 में लेफ्टिस्ट छाए हुए थे। तो लेफ्टिस्ट ने जब अपनी सपोर्ट दी तो जो उन्होंने जो शर्तें रखी थी उसमें एक ये शर्त थी कि भाई ये नेपाल को हम कम्युनिस्ट स्टेट बनाएंगे, इसमें आपको हमारी मदद करनी होगी। सोनिया माता ने कहा बिल्कुल ठीक है, बस आप जब वहाँ बन जाना तो हिंदू राष्ट्र को समाप्त कर देना, क्योंकि हिंदू नाम से मुझे सख्त नफरत है। मुझे पूरे दुनिया में क्रिश्चियन चाहिए। मुझे नेपाल में अगर आप यहाँ पर कैथोलिक्स को धर्मांतरण का एक सुविधा उनको दे दोगे तो हम पूरे नेपाल को बना देंगे कैथोलिक क्रिश्चियन। तो इन बातों पर उनमें सहमति हुई और जैसे ही आपने देखा कि इनकी सरकार आई, उसके पहले क्या हुआ था आपको ध्यान हो, 2001 में एक रॉयल मैसेकर हुआ था, यानी कि शाही नरसंहार, यानी पूरा जो शाही वंश था उसका नरसंहार हो गया था और उसमें केवल ज्ञानेंद्र बचे थे जो कि आपके जो महेंद्र जी थे उनके भाई थे, जो राजा थे वहाँ पे, महाराजाधिराज महेंद्र वीर विक्रम शाह। तो उनको और उनके परिवार को पूरे को सबको गोली उनके राजकुमार ने ही मार दी थी, दीपेंद्र ने। और क्यों मारी थी? कि वो किसी लड़की से शादी करने वाला था, चाहता था। वो लड़की से शादी जो है वो उनके माता पिता करने नहीं दे रहे थे। वो लड़की कौन थी? आपको जानकर आश्चर्य होगा। वो लड़की जो थी वो हमारे वसुंधरा राजे सिंधिया की भांजी थी। जी हाँ, वसुंधरा राजे की जो बड़ी बहन है उनका विवाह वहाँ के शाही परिवार में हुआ है, यानी कि वहाँ भी शाही परिवार की 2 शाखाएं हैं, एक शाह शाखा है, दूसरी राणा शाखा है। तो उस राणा शाखा में उनकी बड़ी बहन का विवाह हुआ था। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि जो राजमाता विजया राजे सिंधिया थी वो नेपाल की ही राजकुमारी थी और जिनसे कि जो कि ग्वालियर घराने में आई थी, माधवराव के और वसुंधरा राजे के पिताजी से शादी हो गई। ये जब स्थिति बनी, जब वहाँ पर ये नरसंहार हो गया, तब फिर ये जो ज्ञानेंद्र जी थे जो कि महेंद्र वीर विक्रम शाह के भाई थे, इनको फिर वहाँ पर बनाया गया महाराजाधिराज। लेकिन उसके पहले एक नाटक पहले शुरू हो चुका था और वो नाटक शुरू हो चुका था 1996 में। पहले हम थोड़ा सा ध्यान दें कि अभी जो बात हो रही है कि ये नेपाल हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, ये बात क्यों हो रही है? ये बात इसलिए हो रही है कि देखिए डीप स्टेट ने पिछले लगभग ये आप समझ लीजिए कि पिछले 16-17 साल में पूरा प्रयास किया कि नेपाल को वो कब्जे में ले ले। यहाँ पर 2 तरह की धाराएं चल रही हैं। एक तो चीन की धारा चल रही है, दूसरी जो है 3 तरह की धाराएं हैं। एक तो चीन की धारा है जो काफ़ी प्रभावी हो गई है जब से ये माओइस्ट वगैरह ने सत्ता में अपना स्थान प्राप्त किया है। माओइस्ट में भी 2 फैक्शन हैं अलग अलग। और दूसरी भारत की परंपरागत एक धारा है। वो भारत की परंपरागत धारा जो है वो बहुत ही सुदृढ़ है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। और वो इसलिए है क्योंकि नेपाल मूलतः भारत का ही भाग हुआ करता था, बल्कि उल्टा हुआ करता था कि भारत के बहुत सारे भाग जो थे वो नेपाल के जो राजा थे उनके द्वारा रूल किए जाते थे एक समय में। बाद में जब अंग्रेज़ आए तब नेपाल को उन्होंने अलग कर दिया, नेपाल के कुछ पोर्शन जो थे वो उन्होंने भारत में मिला लिए।
जिसको लेके आज भी नेपाल वाले जो हैं वो थोड़ा बहुत, ये खासतौर से माओइस्ट वगैरह जो हैं वो झगड़ा करते रहते हैं। लेकिन ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये जो महेंद्र वीर विक्रम शाह थे, इनके पिताजी जो वीरेंद्र वीर विक्रम शाह थे, उन्होंने 1947 के बाद में नेहरू जी को ये ऑफ़र दिया था कि भाई नेपाल जो है वो भारत से मिलना चाहता है एज हिंदू राष्ट्र। लेकिन नेहरू जी ने कहा है हम क्या करेंगे, उनको जो है वो कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको देने में इंटरेस्ट था। देने में क्या देते थे वो, दिल भी देते थे, अपना दिल भी दे देते थे और बहुत कुछ दे देते थे, टेरिटरी दे देते थे। चीन के ऊपर कृपा कर दी उन्होंने, पाकिस्तान के ऊपर कृपा कर दी। जब भी किसी ने उनसे कहा कि ये ले लो, नहीं नहीं हम लेंगे तो दूसरी चीज़ें लेंगे, उनका मैं उल्लेख नहीं कर सकता, जो दूसरी चीज़ें वो लेना चाहते थे तो हम वो सबके पास होती नहीं। खैर छोड़िए। तो नेपाल को भारत में विलय करने का प्रस्ताव जो था वो नेहरू जी ने ठुकरा दिया था। तो नेहरू जी के ठुकराने के बाद उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई और उस संधि के अनुसार आज भी भारत और नेपाल में फ्री मूवमेंट है। और जो फ्री मूवमेंट के जो मुख्य जो क्षेत्र हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर ये बनबसा है टनकपुर के पास में, महेंद्रनगर बोलते हैं इसको पाकिस्तान नेपाल साइड में। और जो सबसे बड़ा जो यहाँ पर है आपका वो ये है रक्सौल। ये देखिए, ये मैंने मार्क किया, ये रक्सौल जो है, रक्सौल और वीरगंज, यहाँ से काठमांडू सबसे पास पड़ता है। और भारत ने बहुत सारे कार्य इस समय लगा रखे हैं। आप ये देखिए कि यहाँ से भारत की तरफ से जयनगर जनकपुर ट्रेन भी जाती है। ये ट्रेन जनकपुर जाती है, ये ट्रेन लिंक भारत ने बना के दिया है अभी यहाँ पर। और आगे का प्लान ये है कि भाई काठमांडू तक भारत जो है वो एक ट्रेन लिंक, रेलवे लिंक बना के देगा। तो इतने स्ट्रॉन्ग भारत और नेपाल के संबंध हैं। अब अभी जब डीप स्टेट का प्रभाव कम हुआ, यूएस एड के पैसे जो आ रहे थे वो बंद हुए, तब आपके नेपाल नरेश ने, ज्ञानेंद्र जी ने ये तय किया कि भाई उनको यह आभास था कि नेपाल की जनता जो है वो राज परिवार की वापसी चाहती है। तो उन्होंने पूरे नेपाल में टूर आरंभ किए और टूर आरंभ करने के बाद में वो अलग अलग स्थानों पर गए। ये महेंद्रगंज गए, ये देखिए ये नेपालगंज है यहाँ पर गए, और उसके अलावा ये बुटवल है। उसके बाद फिर पहाड़ों में बहुत सारे क्षेत्र हैं, उनके सब पे गए। क्योंकि ये जो नेपाल का ये जो नीचे का जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये तो है तराई, ये तराई है, जहाँ पर सारी जो भी छोटी मोटी जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब इसी क्षेत्र में है। और बाकी जो है वो पहाड़ों का क्षेत्र है, और पहाड़ों में रहते हैं अधिकतर गोरखे। अब गोरखों का जो संबंध है, आप ये समझिए कि गोरखे जो हैं वो गोरक्षपीठ गोरखपुर के अनुयायी हैं, यानी वो योगी आदित्यनाथ जी को अपना सब कुछ मानते हैं, गुरु भी मानते हैं, और उनके निर्देश उनके लिए बिल्कुल एक प्रकार से बाइंडिंग होते हैं। तो अब कल जो था वो कल नेपाल नरेश की ये पूरी यात्रा के कंक्लूड होने के बाद में यहाँ काठमांडू में रैली थी। और इस काठमांडू वाली रैली में बताते हैं क्योंकि 5 लाख लोग इकट्ठे हो गए, और इतना वहाँ पर डर पैदा हो गया ये माओइस्ट वालों में कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो हैं वो सब काठमांडू छोड़ के चले गए कि पता नहीं कहीं ऐसा नहीं हो कि पब्लिक जो है वो उनके घरों में घुस आए और उनके साथ कुछ कर बैठे। और पूरा का पूरा नेपाल इस समय तैयार है कि भाई हम मोनार्की वापस चाहते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कर लीजिए, और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वही कह रहे हैं उनकी जो मांग ये है कि भाई प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। ये जो आजकल जो तमाशा होता है, पार्टियां रोज़ बदलती हैं और आपस में करके बनाती हैं, नो, डायरेक्टली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर चाहिए। और कोई दर्जन भर इन्होंने अलग अलग बना रखे हैं अपने प्रोविंसेस, वो सारी प्रोविंसेस जो हैं वो ख़त्म की जाए कि नेपाल इतना बड़ा देश नहीं है कि इसमें इतनी सारी प्रोविंसेस हों, क्योंकि प्रोविंशियल लेवल पे बहुत अधिक करप्शन है, उसको समाप्त किया जाए। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटी विद इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हमें चाहिए। अब बताइए अब क्या हो।
एक वैसे एक स्टेटमेंट कोई आपके नेपाल के आर्मी चीफ का आ रहा है, लेकिन मैं उसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ। मुझे ये लगता है कि शायद वो डॉक्टर्ड है, क्योंकि उसका कहीं से कंफर्मेशन नहीं आया। हालांकि यदि वो सही है तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कोई आर्मी चीफ कह रहा है कि भाई नेपाल की जो सेना है वो राष्ट्र की सेना है, वो सरकार की सेना नहीं है। भाई सरकार भी राष्ट्र की ही होती है, तो ऐसा मुझे लग तो नहीं रहा कि सही है, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट आजकल वायरल है, चल रहा है। अब हिंदू राष्ट्र बनने में भारत को क्या फ़ायदा है? मुझे तो लगता है कि मोदी जी को और अजीत डोभाल को, इनको सबको मिलके ये कार्य कर ही डालना चाहिए, क्योंकि नेपाल को हिंदू राष्ट्र का जो उसका स्थान था वो समाप्त करने में पूरी तरह से गहरे राज्य का, इस्लामियों का और चाइना का पूरा हाथ था। उसमें एक उनके लिए ये था कि भाई भारत को चूंकि कमज़ोर करके रखना जो है एक वैश्विक प्रायोरिटी थी डीप स्टेट की, इसलिए उन्होंने ये कार्य करवाया था। सीताराम येचुरी इसके मुख्य स्तंभ थे, जो नेपाल में जाके बैठे रहते थे और नेपाल में बल्कि इंडियन एम्बेसी में बैठ के उन्होंने ये सारे कार्य करवाए थे। तो ये कम्युनिस्टों का जो हमारे यहाँ करते हैं, जैसे भारत में करते हैं ना कि भाई खंड खंड करो भारत को, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस, वो ब्रेकिंग इंडिया जो कैंपेन थी उसी का पार्ट नेपाल का कम्युनिस्ट स्टेट था, जो रिपब्लिक बना दिया उन्होंने, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। बाद में खैर उन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ उसने प्रोटेक्शन डाले, लेकिन जो मिशनरी एक्टिविटी हो रही थी उसकी तरफ से आंख मूंदे रखे। अब वहाँ पर इसकी प्रतिक्रिया हो रही है और हिंदू राष्ट्र की मांग दिन प्रतिदिन जोर पकड़ रही है। भारत को इसमें सहायता करनी चाहिए, और क्या पता कर भी रहे हों पीछे पीछे, हम जानते नहीं। लेकिन नेपाल यदि हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो वह भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की ओर एक बड़ा कदम हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।